और सब बढ़िया। हाँ तो कल याद हो गया था सबको कल की क्लास का? क्या पढ़ा था कल हमने भौतिक प्रदेशों को लेकर के? ठीक है, चलिए तो करें शुरुआत ऑनलाइन वालों। ठीक है, आवाज़ आ रही होगी सबको पीछे तक? अच्छा चलो ठीक है, अभी रुको मैं कराता हूँ। इनकी फरमाइशें कभी ख़त्म नहीं होती हैं बस। सुनना और हंसेगा कोई नहीं। कर दो जंगे ऐलान, कर दो जंगे ऐलान, अब युग बदलने का है। कर दो जंगे ऐलान, अब युग बदलने का है। उठ जाओ मेहनत वालों, उठ जाओ मेहनत वालों, अब समय है पंख बनकर फैलने का। अब समय है पंख बनकर फैलने का। उठ जाओ जंग वालों। ठीक, चलिए तो अब ठीक है। कल क्या पढ़ा था हमने? भौतिक प्रदेशों को लेकर के बातें की थी। किसको लेकर के? भौतिक प्रदेशों को, ठीक है ना। और भौतिक प्रदेशों की बात करें हमने किस कौन कौन से तरीके से पढ़ा था? एक तो व्यक्तिगत, बिल्कुल अभी तक रिवाइज करा देते हैं थोड़ी से 2 मिनट में। व्यक्तिगत आधार पर, और दूसरा किसके आधार पर पढ़ा था? दूसरा पढ़ा था हमने भौगोलिक आधार पर। किसके आधार पर? भौगोलिक आधार पर। ठीक, व्यक्तिगत आधार पर पढ़ा था किसके अनुसार? प्रोफेसर बीसी मिश्रा के अनुसार। ठीक, और इसमें उच्चावच और जलवायु के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चावच और जलवायु के आधार पर। ठीक है, प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने राजस्थान में कितने भाग बताए थे? तो 7। कौन कौन से? शुष्क, अर्ध शुष्क, नहरी, अरावली। ठीक, अरावली बेल्ट और इधर वाला पूरा की पूरा शुष्क के अंदर। ठीक है, फिर आपका बताया था पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़ क्षेत्र। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, एक और कहाँ गया? अच्छा ये कि ये 7। ठीक है ना। तो ये 7 भौतिक प्रदेश किसने बताए थे? प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने। ठीक है, जब हमने उच्चावच के आधार पर बात की थी तो उच्चावच के आधार पर कितने देखे थे? वेरी गुड, कितने देखे थे? 4। ठीक, यानी एक तो मरुस्थल अरावली के पश्चिम वाला तो किस में आ जाएगा? मरुस्थल में। दूसरा अरावली, तीसरे मैदान और फोर्थ पठार। कौन से देखे थे? पठार के रूप में देखे थे। ठीक है ना, सबके आ रहा है समझ में? वेरी गुड। चलो मैं बात करूं 61.11 जनसंख्या 40%। ठीक है, वर्षा 0 से 40 सेंटीमीटर। रेतीली बलुई मिट्टी यहाँ पर बताओ कितना था? 9%। जनसंख्या 10%। ठीक, मिट्टी पर्वतीय, वर्षा आपके 40 से 60। ठीक, इसकी बात करूं 23 और जनसंख्या 39। सर्वाधिक डेंसिटी किस में देखने को मिलती है? तो आपके पूर्वी मैदान के अंदर देखने को मिलती है। मिट्टी जालौर पाई जाती है। और आगे बात करूं मैं क्या, यहाँ पर वर्षा तो आपकी कितनी पाई जाती है? आपके 60 से 80 सेंटीमीटर। आगे पठार, और पठारों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सी काली मिट्टी देखने को मिलती है जो कपास के लिए प्रसिद्ध है? 6.89% ही अपने पास क्षेत्रफल रखता है। वहीं बात करूँ जनसंख्या की तो 11% रखता है। कितना रखता है? 11% अपने पास में रखता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ना? चलिए तो ठीक, आगे बात करूं फिर हमने क्या पढ़ा था? मरुस्थल को, और मरुस्थल के कितने पार्ट किए थे? 2। कितने किए थे? 2। एक तो शुष्क और दूसरा अर्ध शुष्क। शुष्क पढ़ा था कल हमने, बताइए कौन सा पढ़ा था? शुष्क। शुष्क की बात करें तो शुष्क में क्या पढ़ा था? एक तो बालू का स्तूप मुक्त और दूसरा युक्त। कौन सा? युक्त। तो युक्त कितना था? 58.5%। और मुक्त कितना था? 41.5%। वेरी गुड, यहाँ तक हो गया था सबके। और युक्त की मुक्त की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? मुक्त। और मुक्त में क्या देखा था हमने? यानी कि ऐसे बालू, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, वहाँ पर जो मरुस्थल है चट्टानी रूप में दिखाई देता है, उसे हम क्या कह देते हैं? तो उसे बालू का स्तूप मुक्त कह देते हैं। 3 क्षेत्र पढ़े थे, जैसलमेर, और जैसलमेर में भी कौन सा? लोहदरवा, पोखरण, पोखरण और रामगढ़। ठीक, फिर फैसे, फलोदी और वा से वालोत्रा। कौन सा? वालोत्रा। ठीक, ये तो किस में देखे थे? ये देखे थे हमने
जिनके अंदर नहीं पाया जाता। वही बात की थी हमने, जिनके अंदर पाया जाता है उनमें आकृतियां देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं? आकृतियां या बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं बरखान को लेकर, किसको? बरखान। तो बरखान बालू का स्तूप क्या होते हैं? ये अर्धचंद्राकार रूप में होते हैं और सर्वाधिक गतिशील होते हैं। क्या याद रखना है? सर्वाधिक गतिशील होते हैं। सर्वाधिक मरुस्थल का विस्तार करने वाले बालू का स्तूप भी कौन से हैं? तो वो हैं आपके बरखान। कौन से हैं? बरखान, ठीक है ना। तो ये हमने बात की थी बरखान कैसे बनते हैं, ठीक। इधर वाला तो ये तो अवतल में अवतल दिखता है और ये वाला उत्तल कॉन्वेक्स, ठीक है, कभी पूछ ले तो सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? बरखान बालू का स्तूप। और रेगिस्तान का आगे बढ़ना क्या कहलाता है? रेगिस्तान का मार्च। वेरी गुड। रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। यहां तक हो गया था। इसके बाद में कौन सा पढ़ा था? अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ क्या थे? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप वो होते हैं जो समकोण पर बनते हैं, ठीक है ना, उनको क्या कह देते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद में कौन सा पढ़ा था? अनुदैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कौन से होते हैं बताओ? या इन्हीं को हम क्या कह देते हैं? समानांतर बालू का स्तूप, जो हवाओं के समानांतर बनते हैं। फिर पढ़ा था हमने कौन सा? पैराबोलिक। और पैराबोलिक क्या होते हैं? जो महिलाओं के हेयरपिन है, महिलाओं के हेयरपिन के समान, या हम कह सकते हैं ये बरखान के क्या होते हैं? विपरीत बनते हैं, ठीक, और महिलाओं के हेयरपिन के समान दिखाई देते हैं। फिर पढ़ा था हमने कौन सा? सीप। और सीप में क्या होता है? एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। क्या होता है? एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है और उसे हम सीप के नाम से जानते हैं। फिर पढ़ा था सब्र का पीस। सब्र का पीस किसे कहते हैं? बिल्कुल, किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो तू बता रे, बहुत देर से हाँ करते चल रहा है। सब्र का पीस किसे कहते हैं? उसको क्या पूछ रहा है? उसे क्या पता, तू बता। भेंडे। तो किसके? झाड़ियों के आसपास क्या हो जाते हैं? उनको सब्र का पीस कहते हैं, यानी जो झाड़ियों के आसपास देखने को मिलते हैं, सब्र का पीस। फिर एक और देखा था हमने, तारानुमा, यानी अनियमित पवनों के द्वारा बनते हैं, उनको क्या कह देते हैं? तारानुमा बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं, ठीक। और ये वाला हमारा अर्धचंद्राकार। फिर पढ़ा था कौन सा हमने? फिर पढ़ा था हमने नेटवर्क बालू का स्तूप। तो नेटवर्क क्या होते हैं? जो दो से अधिक बालू का स्तूप आपस में संलग्न होते हैं, उसे ही हम क्या बोल देते हैं? उसे बोल देते हैं हम कौन सा? तो नेटवर्क बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। हो गए सबके? आगे क्लास में चले करें शुरुआत। चलो ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आप ये बताओ मुझे, सबसे अधिक बालू का स्तूप किस जिले में देखने को मिलते हैं? वेरी गुड, जैसलमेर में। और सभी प्रकार के बालू के स्तूप कौन से देखने को मिलते हैं? जोधपुर के अंदर, ठीक है ना। और सभी प्रकार के बालू के स्तूप भी कौन से देखने को मिलते हैं हमें? कौन से? पैराबोलिक या हेयरपिन के समान। कौन से? पैराबोलिक या हेयरपिन के समान सभी जिलों के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं किसको लेकर के? तो किसको लेकर अध्ययन करने वाले हैं हम? वेरी गुड, अर्ध शुष्क मरुस्थल को, ठीक। चलिए तो आ जाइए, आ जाइए, ठीक है ना। आप सभी डालेंगे। आज का टॉपिक है हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क तो हो गया ना, अब कौन सा है? अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, उसको भी हमने दो तरीके से बांट लिया था। हम बुद्धिजीवी प्राणी हैं तो एक साथ नहीं पढ़ेंगे, सबको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी क्या किया हमने? अध्ययन की दृष्टि से 4 पार्टों के अंदर डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा मैं बता दूं तुम्हें, देखिए ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ठीक है ना, इधर वाला पार्ट है वो सब किसके नाम से जाना जाता है? तो शुष्क मरुस्थल के नाम से। किसके नाम से? शुष्क, ठीक। और यहां से जो पार्ट बचा हुआ है बिल्कुल आपके ये वाला क्षेत्र, ठीक, और ये जाना जाता है किसके नाम से? अर्ध शुष्क के नाम से। किसके नाम से? अर्ध शुष्क,
ठीक। देखिए शुष्क में कौन कौन से जिले आते हैं। देखिए आपका बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, आधा बालोतरा भी आता है, सांचौर भी दिखाई देता है हमें, ठीक। फिर बात करूं फलोदी, ठीक। फिर आपका जोधपुर ग्रामीण भी और जोधपुर थोड़ा सा शहरी भी इसके अंदर आता है, ठीक है ना। तो 6, 7। इधर से बात करूं बीकानेर और आंशिक भाग हमें चुरू का दिखाई देता है, ठीक है ना। आंशिक भाग हनुमानगढ़ का, गंगानगर का दिखाई देता है। वहीं बात करूं अनूपगढ़ की, तो ये हमें जिले किसके अंदर देखने को मिलते हैं, तो हमें शुष्क मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। वापस से कौन कौन से, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, अनूपगढ़, फलोदी, बालोतरा और थोड़ा सा सांचौर का, और आपके आंशिक चुरू हनुमानगढ़ का भाग दिखाई देता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अर्ध शुष्क की। तो अर्ध शुष्क में कौन से दिखाई देते हैं हमें, आपकी जालौर, सिरोही, आधा बालोतरा, पाली, जोधपुर ग्रामीण और थोड़ा सा जोधपुर शहरी, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर का क्षेत्र आपका थोड़ा सा भीलवाड़ा, अजमेर का क्षेत्र डीडवाना, कुचामन, नागौर, चुरू, झुंझुनू आपका नीम का थाना, थोड़ा सा जयपुर ग्रामीण का क्षेत्र आता है और इसमें अजमेर का क्षेत्र देखने को मिलता है। ये सभी के सभी किस में आ जाते हैं, तो ये सभी के सभी आपके अर्ध शुष्क के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, चले चलो तो लिख लो अगर तुम चाहो तो। देखो शुष्क के नीचे लिख लेना आप कौन कौन से जिले आते हैं, जिले और शुष्क वाले में, ठीक। सबसे पहले जैसलमेर, जैसलमेर। फिर आपका कौन सा, बाड़मेर, बीकानेर, अनूपगढ़, अनूपगढ़, ठीक है ना। और ऊपर से तुम पहले इनको ले लो, बालोतरा, सांचौर, बालोतरा, सांचौर, ठीक है ना। गंगानगर, हनुमानगढ़ का आंशिक भाग, गंगानगर, चुरू, इनका आंशिक भाग, आंशिक भाग, ठीक है ना। भाई मैं बात करूं थोड़ा सा किसको, जोधपुर को लेकर के, तो जोधपुर भी इसके अंदर दिखाई देता है, जोधपुर, ठीक। जोधपुर भी क्या होता है, इसके अंदर दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट थे, और जोधपुर ग्रामीण को भी लिख लेना, ये ग्रामीण, थोड़ा सा ग्रामीण, थोड़ा सा शहरी भी आता है और थोड़ा सा ग्रामीण भी आता है। और आपका फलोदी, और ऊपर लिखना ये आपके शुष्क के हैं, शुष्क प्रदेश के ज़िले हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हो जाते हैं हमारे, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, अनूपगढ़, बालोतरा, सांचौर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी, हनुमानगढ़, गंगानगर का आंशिक और चुरू का आंशिक भाग दिखाई देता है, ठीक। चलिए अब लिखेंगे हम अर्ध शुष्क वाले। अर्ध शुष्क डाल लिया ना सबने टॉपिक, अब जिले लिख लो थोड़े से। लिखिए सबसे पहले जालौर, सांचौर, सांचौर, सिरोही। सिरोही में देखिए ये यहाँ पर ये आबू पर्वत देखने को मिलता है, ये इसके अंदर आपके दिखाई नहीं देता अर्ध शुष्क के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं तो 150 सेंटीमीटर वर्षा दिखाई देती है, ठीक है ना। तो सिरोही तक आ गए, पाली, फिर अब वही आपका जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण, ठीक। आगे चलिए ब्यावर, नागौर, नागौर, ब्यावर, ब्यावर। फिर चलिए आप डीडवाना, कुचामन, डीडवाना, कुचामन, ठीक है। सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, नीम का थाना। आगे चलेंगे हम अजमेर, अजमेर भी दिखाई देता है हमें, पश्चिमी अजमेर इसके भाग सम्मिलित है। फिर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चुरू, सॉरी हनुमानगढ़, गंगानगर और चुरू, और चुरू, ठीक है ना। इधर से थोड़ा सा जयपुर का क्षेत्र ग्रामीण वाला, ठीक है।
वो भी इसके अंदर सम्मिलित आता है, ठीक है ना। नीम का थाना हो गया हमारे राजसमंद भीलवाड़ा, नहीं हुए, राजसमंद भीलवाड़ा, ठीक। तो ये सभी के सभी किस में आ जाएंगे, अर्ध शुष्क के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला बेल्ट याद रखना आपको, शुष्क के अंदर है और ये वाला अर्ध शुष्क के अंदर है, ठीक है। लिखो फटाफट से, फिर हाँ बिल्कुल हम अर्ध शुष्क को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक, लिख लिए, नहीं लिखे, किसकी, कहाँ, चलो लिख लिए। तो हम ये तो हमारे शुष्क अर्ध शुष्क हो जाते हैं, तो हम अर्ध शुष्क को लेकर के बात करते हैं। तो अर्ध शुष्क को हम क्या करना है, अर्ध शुष्क को हम 4 प्रदेशों में विभाजित कर देते हैं। अध्ययन की दृष्टि से, ऐसे ही लिखना तुम, अध्ययन की दृष्टि से 4 प्रदेशों में विभाजित कर देते हैं, 4 प्रदेशों में विभाजित कर देते हैं, ठीक है। अब वो 4 प्रदेश कौन कौन से आपके, सबसे पहले घग्गर वैसीन, कौन सा, घग्गर वैसीन, ठीक। सेकंड है आपका कौन सा, शेखावाटी अंतः प्रवाह, कौन सा, शेखावाटी अंतः प्रवाह। थर्ड आपकी बात करूं मैं, कौन सा आ जाता है, नागौर उच्च भूमि, कौन सा, नागौर उच्च भूमि, ठीक। फोर्थ की बात करूं, फोर्थ आपका कौन सा बचा, लूनी वैशीन, कौन सा, लूनी वैशीन, ठीक। तो ये जो 4 प्रदेश हैं उनके अंदर हम अध्ययन करने वाले, मैं आपको कल्पनात्मक थोड़ा सा मैप के थ्रू भी बता देता हूँ, ठीक है ना। ये हमारा अर्ध शुष्क वाला मान लिया और ये शुष्क का पार्ट मान लिया, ठीक है ना। और इस वाले को बोल दिया हमने कौन सा, घग्गर वैसीन, ठीक है। फिर इस वाले को बोल दिया, इस वाले को बोल दिया शेखावाटी वैसीन, ठीक है। फिर नागौर उच्च भूमि और आपका कौन सा, तो लास्ट में बचता है लूनी वैसीन पहला, ठीक है। घग्गर वैसीन जो गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर देखने को मिलता है, सेकंड आपका शेखावाटी वैसीन, थर्ड आपका नागौर उच्च भूमि और फोर्थ आपका लूनी वैसीन, ठीक। लिखिए तो फटाफट से। मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से कितने बांटा, 4, कौन कौन से, घग्गर वैसीन, शेखावाटी अंतः प्रवाह और नागौर उच्च भूमि और लूनी वैसीन। चारों के आपको लॉकेट थोड़ा सा देख सकते हो, ऐसे ऐसे है, ठीक है ना। चलिए लिख लिया, चलें शुरुआत करें। सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं हम, डालेंगे आप सभी, घग्गर वैसीन, कौन सा, घग्गर वैसीन। तो जो घग्गर नदी का अपवा क्षेत्र है, किसका, घग्गर नदी का अपवा क्षेत्र है, उसे हम क्या कह देते हैं, घग्गर वैसीन कह देते हैं, ठीक। घग्गर का सबको पता होना चाहिए कहाँ से आती है, कालका हिल्स हिमाचल प्रदेश से आती है, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। तलवाड़ा झील बनी हुई है आपके कालीबंगा और पीलीबंगा इसके किनारे पर स्थित है, और जब इसमें पानी की अधिकता हो जाती है कहाँ तक जाती है,
बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जाती है, और पाकिस्तान में इसका अफवाह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? हगरा के नाम से। जबकि हम राजस्थान के अंदर बात करते हैं तो किस नाम से जाना जाता है? नाली या पाट। नाली एक और क्या है? नाली वेड़ की किस्म है, क्या है? वेड़ की किस्म है। देखिए क्या होता है जब हम घग्गर बैसिन को पढ़ते हैं, तो घग्गर बैसिन क्या है? तो जैसे हमने ये मान ला कालका हिल्स को, किसको? कालका हिल्स से एक नदी आती है, इसका नाम है कौन सी? इस नदी का नाम होता है क्या? घग्गर। क्या? घग्गर। और इसका जो अपवाह क्षेत्र क्या है? अपवाह क्षेत्र, उसी को हम क्या कह देते हैं? घग्गर बैसिन कह देते हैं। ये सबसे पहले किस में जाती है? आपके हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। फिर आपके गंगा नगर में, ठीक, कहाँ पर? गंगा नगर में। फिर आपका अनूपगढ़, कौन सा? अनूपगढ़। देखिए ये जो अपवाह क्षेत्र है इसका किस नाम से जाना जाता है? इसका अपवाह क्षेत्र है वो नाम जाना जाता है आपके घग्गर बैसिन के नाम से। वहीं इसका दूसरा नाम देखने को मिलता है, क्या मिलता है? नाली या पाट। नाली या पाट, ठीक। अपवाह क्षेत्र 3 में, और इधर आ जाता है कौन सा? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में ये कहाँ तक आ जाती है? कभी कभी फोर्ट अब्बास तक। कहाँ तक? फोर्ट अब्बास तक। और यहाँ पर क्या कहा जाता है इसको? हकरा। क्या कहा जाता है? हकरा। वापस आपके आगरा घग्गर बैसिन, ये आपके प्रवेश कहाँ से करती है? तो यहाँ पर है टिब्बी तहसील, और यहीं पर स्थित है आपकी 2 सभ्यताएं। कौन कौन सी? कालीबंगा और पीलीबंगा। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में, ठीक। कालीबंगा और पीलीबंगा, ठीक है ना, दोनों सभ्यताएं यहीं पर है। और यहीं पर देखने को मिलती है हनुमानगढ़ में कौन सी झील? तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील, ठीक। तो हम किसको पढ़ रहे हैं? घग्गर बैसिन को। चलिए लिखिए तो घग्गर बैसिन के बारे में। यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको? घग्गर बैसिन का पार्ट वार्ट, ठीक। लिखें इसमें इसका अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़ में। कहाँ पर? गंगानगर हनुमानगढ़ में, गढ़ में नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। इसका अपवाह क्षेत्र पाकिस्तान में, साथ में लिखते चलो। अब पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हकरा के नाम से जाना जाता है, ठीक, लिख लिया। तो सबसे पहले हम घग्गर बैसिन की बात करते हैं। घग्गर बैसिन है जो आपके गंगानगर हनुमानगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। नाली को याद रख लेना थोड़ा सा। एक भेड़ की किस्म भी होती है, क्या होती है? भेड़ की किस्म भी होती है, ठीक है ना। तो गंगानगर हनुमानगढ़ में कहा जाता है, और ये पाकिस्तान के साथ में क्या? पाकिस्तान में इसको हकरा के नाम से जाना जाता है। लिखें घग्गर बैसिन को। कितना सा और बाकी है? हाँ, इसका विस्तार बताया ना, गंगानगर हनुमानगढ़ और आपके अनूपगढ़ के अंदर है। अनूपगढ़, ठीक। लिख लिया। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे आप। शेखावाटी अंतःप्रवाह। कौन सा? शेखावाटी अंतःप्रवाह है, ठीक है। और जब हम शेखावाटी अंतःप्रवाह की बात करते हैं तो मतलब शेखावाटी के अंदर आपके जो कांतली नदी का क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है। किसका? कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र है, वो शेखावाटी के नाम से जाना जाता है, या तोरावाटी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? तोरावाटी के नाम से। तो हम बात करें किसका? कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र, कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र
को तोराबाटी भी कहा जाता है, को तोराबाटी भी कहा जाता है, ये कहा जाता है। जब हम इसके अंदर प्रदेश की बात करते हैं या कौन कौन से क्षेत्र देखने को मिलते हैं, तो आपके कौन से, आपके सीकर, चुरू, झुंझुनू, इसके अंदर क्षेत्र देखने को हम मिलते हैं। ठीक है ना। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है ना। कौन कौन सी, जैसे मैं बात करूं एक आपसे सर की, किसकी, सर। तो सर क्या होते हैं, क्या होते हैं सर, मास्टर, हाँ मास्टर होते हैं। और क्या होते हैं, लेक्चर की मशीन। तो सर अस्थायी पानी के तालाब होते हैं, क्या होते हैं, अस्थायी पानी के तालाब, अस्थायी पानी के तालाब होते हैं। ठीक भाई, इसमें और बात करूं मैं, जैसे भीड़, क्या, तो भीड़, तो किसकी बात कर रहे थे हम, भीड़ की, किसकी, तो भीड़, ये भीड़ क्या होती है, तो भीड़ होती है आपके जो शेखावाटी के अंदर जो घास पाई जाती है वो भीड़ होती है। एक और चीज याद रखनी है आपको भीड़ से, क्या, कि एक होता है बीहड़, क्या होता है, बीहड़। और बीहड़ क्या होता है, जो चंबल का प्रदेश है, जो चंबल नदी का अपवा क्षेत्र है, जिसके अंदर आपके करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर का डांग क्षेत्र आता है। ठीक है ना। तो वो उत्खात स्थलाकृति या बेडलैंड जिसे भूमि हम कहते हैं, उसे बीहड़ कहा जाता है। ठीक है ना। और एक और होता है यहाँ पर क्या, जोहड़े, सब इसी की बात है। ठीक। और जोहड़े क्या होते हैं, कच्चे कुएं के तालाब। ठीक, कच्चे कुएं के तालाब। ठीक, लिखे तो यहाँ तक शेखावाटी अंतर प्रवाह के अंदर कि कांतल नदी का अप्पा क्षेत्र को हम तोराबाटी के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रदेश सीकर, चुरू, झुंझुनू में देखने को मिलता है। सर अस्थायी पानी के तालाब होते हैं जो कि वर्षा ऋतु के दौरान बनते हैं। वहीं बात करूं बीड़, एक घास होती है जो कि शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलती है। आगे बात करूं जोहड़े, जो कच्चे कुएं के तालाब होते हैं उनको जोहड़े कहा जाता है। लिखे फटाफट से, बिल्कुल, हाँ हाँ, ठीक, हाँ चारागाह भूमि भी को बोल सकते हो आप, है ना। लिख लिया। चलिए नेक्स्ट प्रदेश की हम बात करते हैं, और नेक्स्ट प्रदेश हमारा कौन सा रहने वाला है। ठीक है ना। अभी तक हमने कौन से पढ़ लिया आपका, एक तो गग्गरवैद सिंह, उसके बाद में शेखावाटी अंतः प्रवाह वाला। अब है हमारे सामने तीसरा, और तीसरा महत्वपूर्ण है नागौर उच्च भूमि। कौन सा, नागौर उच्च भूमि। देखिए इसमें होता क्या है, नागौर से अजमेर के मध्य एक ऊंचा सा पठार देखने को मिलता है, और इसी पठार में हमें देखने को मिलती है फ्लोरेसिस, जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। ठीक है ना। और इसके पानी में पाया जाता है और लोग बाग उसका सेवन करते हैं, तो उनके अंदर कौन सा रोग हो जाता है, फ्लोरेसिस रोग हो जाता है। ठीक है। तो नागौर उच्च भूमि के अंदर आपको लिखना क्या है, इसकी जो घटना है। ठीक है ना। और इसकी महत्वपूर्ण घटना कौन सी देखने को मिलती है, वेरी गुड, कौन सी, तो नागौर, चलो इसको सीधा ही लिख लो तुम, कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी। अब एक बार एग्जामिनर ने क्या किया, कुबड़ पट्टी ना दे करके इसको दे दिया बांका पट्टी। कौन सी पट्टी, बांका पट्टी। ठीक, बांका पट्टी। अब ये कहाँ से, अजमेर नागौर के मध्य स्थित है, अजमेर नागौर के मध्य स्थित है। ठीक। तो बांका पट्टी में क्या होता है, जल के अंदर क्या होता है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक मिलती है, किसकी, फ्लोराइड। और फ्लोराइड की मात्रा अधिक मिलने के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं इस जल का निरंतर सेवन करते हैं। ठीक है ना। और इस सेवन से क्या होता है, इनके अंदर फ्लोरेसिस रोग हो जाता है। ठीक है ना। फ्लोराइड की मात्रा अधिक मिलती है।
तो इतना तो याद रखना, आपको कभी पूछ ले कुबड़ पट्टी या आपकी बांका पट्टी किस उच्च भूमि का भाग है या किस प्रदेश का भाग है, तो नागौर उच्च भूमि का। नागौर उच्च भूमि नहीं तो फिर अर्ध शुष्क का भाग रहने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ से एक और रख लेना, आपको सिलिकोसिस नीति चलाई गई थी, सिलिकोसिस नीति, और वो चलाई गई थी आपके कब, 2019 के अंदर, ठीक। लिखो फटाफट नागौर उच्च भूमि को, बिल्कुल। अच्छा नहीं लिखा, फ्लोरेसिस, फ्लोरेसिस रोग उत्पन्न होता है, रोग उत्पन्न होता है। क्या होता है इससे, फ्लोरेसिस रोग उत्पन्न होता है। और वहीं बात करूं एक और नोट डाल के कि नोट नागौर में सर्वाधिक, नागौर के अंदर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें देखी जाती हैं, खारे पानी की झील। लिखो तो लिखो, ठीक। लिख लिया। चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा बचता है, देखिए अभी तक हमने कितने को पढ़ लिया, तो इसको तो हमने छोड़ दिया था, इस वाले का अध्ययन कर रहे थे हम, ठीक है ना। सबसे पहले आपका कौन सा, घग्गर बैसिन, फिर कौन सा पढ़ा था हमने, नागौर उच्च भूमि, फिर कौन सा पढ़ा था आपका हमने, सॉरी यहाँ पर शेखावाटी अंतर प्रवाह, नागौर उच्च भूमि। अब हमारा फोर्थ बच रहा है कौन सा, लूनी बैसिन, कौन सा, लूनी बैसिन। और सभी के सभी लूनी बैसिन में क्या होता है देखिए, तो डालिए लूनी बैसिन, लूनी बैसिन। तो जो लूनी नदी का अपवा क्षेत्र है, या पहले ये लिख दो, इसे गौड़वार बैसिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गौड़वार बैसिन भी कहा जाता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, गौड़वार बैसिन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अपवा की बात करें तो जो लूनी नदी का अपवा क्षेत्र है वही इसका रहने वाला है, कौन सा, नागौर से उद्गम हुआ, फिर आई आपके बालोतरा, ठीक, फिर आपके बाड़मेर, सांचौर, सांचौर, ठीक है। और मैं बात करूं आगे अजमेर, ठीक। और बचा हमारा कौन सा, तो आगे बचता है हमारा जालौर वाला, ठीक। तो इसका अपवा क्षेत्र होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ घटनाएं याद रखनी है, जैसे रेल और नाड़ा, कौन सी, रेल या नाड़ा, क्या हो गया रेल या नाड़ा, नाड़ा क्या होता है, पजामे में नहीं डाल दे। ये जालौर सांचौर के अंदर जो अपवा क्षेत्र है, जालौर में जो इसका अपवा क्षेत्र है उसको कहा जाता है रेल या नाड़ा, ठीक। लिखें तो लिखें लूनी बैसिन को, लूनी बैसिन को गौड़वार बैसिन भी कहा जाता है। और इसका विस्तार आपको अजमेर, जालौर, पाली भी लिख लेना, हालांकि अब ये जालौर के अंदर तो नहीं जाएगी, पर सांचौर के अंदर बोल सकते हैं हम इस चीज़ को, पर अभी तो याद रखना रेल या नाड़ा क्या कहते हैं, जालौर के अंदर जो उसका अपवा क्षेत्र है उसको कहा जाता है। लिख लिया। तो ये कौन से हो जाते हैं मेरे, अर्ध शुष्क के भाग हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बात करते हैं, लिख लिया ना ये सबने, अब हम बात करते हैं मरुस्थल के अन्य महत्वपूर्ण को,
यानी अन्य महत्वपूर्ण शब्द जो कि मरुस्थल में बोले जाते हैं या इनको हम तथ्य के बारे में, ठीक है। और भी कई चीज़ें मरुस्थल के अंदर देखने को मिलती हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करूँ आपसे, सबसे पहले हमारे सामने क्या, तो लाठी सीरीज़। क्या? लाठी सीरीज़। अब लाठी सीरीज़ क्या है? सबसे पहली बात तो यही आता है कि लाठी सीरीज़ है क्या। तो लाठी सीरीज़ क्या है? तो लाठी सीरीज़ है आपकी भूगर्भिक जलपट्टी। क्या है? भूगर्भिक जलपट्टी। क्या है? भूगर्भिक जलपट्टी है। कौन सी? लाठी सीरीज़। और क्या याद रखना है? देखिए, ये एक क्षेत्र है पोखरण, ठीक है। ये एक क्षेत्र है मोहनगढ़। कौन सा? मोहनगढ़। इन दोनों के मध्य एक लाठी सीरीज़ यानी कि एक जलपट्टी देखने को मिलती है, ठीक है ना। क्या देखने को मिलती है? जलपट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। ये इसके अंदर पानी है, ये वाले स्थान कौन सा है? तो ये हमारा पोखरण है। क्या है? पोखरण, ठीक। और ये वाला मोहनगढ़। मोहनगढ़। इसमें क्या होता है? ये आपके 60 किलोमीटर लंबी जलपट्टी देखने को मिलती है। कितनी? 60 किलोमीटर जलपट्टी देखने को मिलती है। आपके जैसलमेर के अंदर क्या होता है? जैसलमेर के अंदर एक जलपट्टी देखने को मिलती है। इसे हम क्या कह देते हैं? इसे कह देते हैं हम लाठी सीरीज़। और ये एक कैसी है? मीठे पानी की जलपट्टी है। अब देखिए इसके बारे में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और यहीं पर आपको मिलता है एक चांदन नलकूप। क्या? क्या मिलता है? चांदल नलकूप। ये बाल्टी, और बाल्टी में भर रहा है पानी, ठीक। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है? चांदन नलकूप। क्या है? चांदन नलकूप, जिसे क्या कहा जाता है? थार का घड़ा। क्या कहा जाता है? थार का घड़ा, ठीक। यहीं पर हमें घास देखने को मिलती है। कौन सी? तो सेवण। कौन सी? सेवण। तो सेवण घास यहाँ पर देखने को मिलती है। और सेवण के बारे में क्या याद रखना है? ये गौड़ावन की क्या है? गौड़ावन की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। या गौड़ावन जिसके अंदर प्रजनन करने के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं वो कौन सी घास को मानते हैं? सेवण घास को, ठीक। किसको मानते हैं? सेवण घास को, ठीक है ना। गौड़ावन की प्रजनन स्थली, ठीक। यहाँ तक लिख लिया सबने? नहीं लिखा? लिखना। चलो मैं और इसके बारे में, लाठी सीरीज के बारे में और देख लो तुम। जैसे मैं आगे और बात करूँ आपसे इसके बारे में, तो ये जैसलमेर में देखने को मिलती है। जैसलमेर में, ठीक। और जैसलमेर में भी कहाँ से कहाँ तक? तो पोखरण से मोहनगढ़ के बीच देखने को मिलती है। और ये क्या है? मीठे पानी की जलपट्टी। क्या है? मीठे पानी की जलपट्टी। और इस जलपट्टी को जो अवशेष माना जाता है, किसका माना जाता है? आपके घग्गर नदी का। किसका? घग्गर, या इसी को क्या बोल देते हैं हम? सरस्वती। सरस्वती नदी का अवशेष। क्योंकि कुछ भूगोलवेत्ता क्या कहते हैं? देखिए, कुछ भूगोलवेत्ता क्या कहते हैं कि यहाँ से जो आपके घग्गर गुजरती है, जो वर्तमान के अंदर पहले यहाँ के गुजरती थी, और इसी का भाग देखने को मिलता है हमें। कौन सा? तो हमें देखने को मिलता है आपका भूगर्भिक जलपट्टी। क्या देखने को मिलती है? भूगर्भिक जलपट्टी देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो किस नदी का अवशेष मानी जाती है? आपके घग्गर का या प्राचीन सरस्वती का देखने को मिलती है, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ें लिखें आप जब तक, फिर इसके बाद में और बात करेंगे आगे की। क्या हुआ?
एक सेकंड, इसको जरूर लिख लेना। चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है, ठीक है ना। 7 घास देखने को मिलती है। और एक और नोट डाल के लिखना आप, इसको लिखो पहले, फिर आगे नोट डाल के लिखना। मैं इधर लिख रहा हूँ जब तक तुम इसको लिखो। नोट, बाय टू बाड़मेर, बाय टू बाड़मेर से आपके सांचौर के अंदर एक नई जलपट्टी खोजी गई है। नई जलपट्टी, या हम इसे बोल सकते हैं कौन सी, सेकंड जलपट्टी है। क्या है, सेकंड जलपट्टी, ठीक। आपके बायतू बाड़मेर से सांचौर के बीच में एक नई जलपट्टी देखने को मिली है, इसे सेकंड जलपट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। बिल्कुल, लिखिए फटाफट। लिख लिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम खड़ीनिया पलाया की। किसकी, खड़ीनिया पलाया। तो खड़ीनिया पलाया क्या होती हैं, खड़ीन या पलाया। तो जो आपकी अस्थायी पानी की झीलें होती हैं, अस्थायी पानी की झीलें, पानी की झीलें आपके मरुस्थल में अस्थायी पानी की झीलें देखने को मिलती हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, खड़ीन या पलाया कह देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से एक और याद रखना नोट, खड़ीन कृषि को, किसको, खड़ीन, इन्हें यानी कि इसके अंदर जो कृषि की जाती है उन्हें क्या कह देते हैं, खड़ीन कृषि। और खड़ीन कृषि को करते कौन है, खड़ीन कृषि को कौन करते हैं, पालीवाल ब्राह्मण। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली कृषि कौन सी है, खड़ीन। और की कहाँ पर जाती है, तो जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा होता है एक और महत्वपूर्ण घटना, रन या टाट। रन या टाट, रन या टाट किसे कहते हैं, तो जो आपके दलदली क्षेत्र होता है, या दलदली क्षेत्र होता है, या जो पानी गिरने की वजह से क्या होता है, उस क्षेत्र में क्या हो जाती है, लवणता की मात्रा अधिक हो जाती है। और वो दलदली और लवणीय मात्रा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, तो वो आपका रन या टाट कहलाता है। दलदली या लवणता युक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपके रन या टाट, ठीक है। इन दोनों बातों को लिखें फटाफट से। हाँ बिल्कुल, किसका, ये खड़ीन पलाया, लिखो जैसलमेर बाड़मेर में पाई जाती है। इसमें भी पूछने की कौन सी बात थी, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र, ठीक। ऐसे लिखना, लवणता युक्त भूमि को, थोड़ा सा अच्छा आसान समझ में आएगा। फटाफट से नोट डाउन करो। समय का क्या कर सकते हैं आप, लिख लिया। आगे चले तो आगे लिखें आप आकलवुड फॉसिल पार्क। कौन सा, आकलवुड फॉसिल पार्क, ठीक। और इसी को क्या कह देते हैं हम, जीवाश्म उद्यान। क्या कह देते हैं, जीवाश्म उद्यान। ये है कहाँ पर, तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो आपके जैसलमेर में। कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिले, तो यहाँ पर लकड़ी के
प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य। और यहाँ पर भारत में भी कहें तो भारत में भी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य अगर लकड़ी के कहीं मिले हैं तो कहाँ पर मिले हैं, तो मिले हैं आपके आकलवुड फॉसिल के पार्क साक्ष्य भारत में भी लिख लेना तो मैं ना, तो कहाँ मिले हैं, तो वो मिले आपके कहाँ पर, जीवाश्म उद्यान जैसलमेर के अंदर लकड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। किसके, देखिए ये लकड़ी हैं, वो लकड़ी के साक्ष्य ऐसे नहीं मिले हैं, वो पाषाण रूप में मिले हैं, लिख लेना तुम, लकड़ी के क्या है, पाषाण रूप में, यानी कि वो अब क्या हो गई है, पत्थर जम गई, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, पाषाण रूप में, पाषाण रूप में, ठीक है। और इनका काल की बात करें तो कौन सा है, जुरासिक काल, कौन सा, जुरासिक काल के हैं, ठीक। यानी हम कह सकते हैं 18 करोड़ वर्ष पूर्व के, 18 करोड़ वर्ष पूर्व लकड़ी के क्या मिले हैं, तो साक्ष्य मिले हैं, ठीक। लिखो तो आकलवुड फॉसिल पार्क हो, जिसे जीवाश्म उद्यान के नाम से जाना जाता है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। और आगे जुरासिक काल 18 करोड़ वर्ष पूर्व लकड़ी के साक्ष्य मिले, जो कि भारत के अंदर सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माने जाते हैं, और आज वो पाषाण रूप में उपलब्ध हैं। लिख लिया आकलवुड फॉसिल पार्क। चलिए तो नेक्स्ट लिखिए आप, बाब बोल्डर, कौन सा, क्या होते हैं ये, बाप मीन्स पापा और बोल्डर मीन्स पत्थर, यानी कि पापा की चट्टान है, उन्हें कहते हैं बाप बोल्डर। तो ये मिले कहाँ पर हैं, तो ये आपके बाप के अंदर मिले हैं, और बाप आजकल कहाँ आने लग गया है, तो बालोतरा के अंदर, कहाँ पर है, बालोतरा के अंदर आता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको पर्बो कार्बोनिफेरस, कब के, परमो कार्बोनिफेरस युग के मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये बाप बोल्डर होते क्या हैं, तो बाप बोल्डर होते क्या हैं, जैसे कोई बड़ी चट्टान है, बड़ी चट्टान में से छोटे छोटे टुकड़े कट के या छोटे छोटे टुकड़े कंकड़ पत्थर के बन जाते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, बाप बोल्डर कह देते हैं। तो लिख सकते हैं पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, उनको क्या कह देते हैं, तो उनको हम कह देते हैं क्या, तो बाप बोल्डर कह देते हैं। बाप बालोतरा के कार्बोनिफेरस युग के देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, 25 से 28 वर्ष पुराने अगर आप लिखना चाहो तो, 25 से 28 वर्ष पुरानी यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, बाप बोल्डर देखने को मिलता है, ठीक है। लिखो तो लिखो, फटाफट लिखा करो तुम, जल्दी करो अब, है ना, टाइम नहीं बचता अपने, थोड़ा सा और बच रहा है। ठीक, लिख लिया, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नकलिस्तान, कौन सा, नकलिस्तान। और नकलिस्तान क्या होता है, एक तो होता है रेगिस्तान और दूसरा होता है नकलिस्तान, यानी कि पानी के चारों ओर, मरुस्थल में, लेकिन किस में, मरुस्थल में पानी के चारों ओर जो वनस्पति या झाड़ियाँ विकसित होती हैं, झाड़ियाँ विकसित होती हैं, जिससे हरा भरा क्षेत्र दिखाई देता है, और उस हरे भरे क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, तो उसे कह देते हैं हम क्या, नकलिस्तान, क्या कह देते हैं, नकलिस्तान, ठीक। बिल्कुल, मरुस्थल में अगर किसी पानी के सहारे अगर कोई झाड़ियाँ वगैरह विकसित हो जाती हैं और उसके चारों तरफ वो हमें कैसा लगना, ग्रीन ग्रीन लगने लग जाता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, तो नकलिस्तान के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे लिखना आप, पीवड़ा,
पीवड़ा सर्प की प्रजाति है, क्या है? सर्प की प्रजाति है, ठीक, सर्प की प्रजाति है। और पाई कहाँ जाती है? जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर, ठीक है ना। और ये क्या है? जहरीला सर्प है, जहरीला सर्प है। लिखो फटाफट से। पानी 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 तो दो। बिल्कुल रंग पीला होता है इसका, ठीक। अब वो भी लिखूं क्या? लिख लिया। नेक्स्ट लिखें और घटनाएं, जैसे धौरे। धौरे कैसे कहते हैं? जो लहरदार बालू का स्तूप होते हैं, लहरदार बालू का स्तूप, लहरदार बालू का स्तूप होते हैं, उनको क्या कह देते हैं? उनको कह देते हैं हम क्या? धौरे। दूसरा धरियन, क्या? धरियन। और धरियन क्या होते हैं? जो गतिशील बालू का स्तूप होते हैं, क्या होते हैं? गतिशील बालू का स्तूप। और गतिशील बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? गतिशील बालू का स्तूप को धरियन कहते हैं, ठीक है ना। और धौरे और धरियन की हम जब दोनों की बात करते हैं, धौरे प्लस धरियन, तो धौरे प्लस धरियन दोनों ही कहाँ देखने को मिलते हैं? सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर? जैसलमेर में, ठीक है। कहाँ देखने को मिलते हैं? तो जैसलमेर के अंदर देखने को मिलते हैं धौरे और धरियन। लिखें इसको फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल। बस 2 मिनट और बच रहा है, लिख लीजिए। चलो इसी में और लिख लो आप। वैसे लिखवा दिया मैंने रेगिस्तान का मार्च, फिर भी लिख लेना रेगिस्तान का मार्च। तो रेगिस्तान का मार्च क्या है? मार्च में जो रेगिस्तान में परिवर्तन आते हैं उसे रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। तो रेगिस्तान का आगे बढ़ना, रेगिस्तान का आगे बढ़ना। और रेगिस्तान का आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका क्या? तो रेगिस्तान का मार्च। मैं बात करूं इसमें जो सबसे अधिक कोई योगदान देता है तो वो कौन से हैं आपके? तो वो है बरखान बालू का स्तूप। कौन से? बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक योगदान देते हैं, योगदान देते हैं, ठीक। लिखो फटाफट। किसका? लिख लीजिए यहाँ तक। थोड़ा सा इसमें और नीचे एक लाइन और लिख लेना क्या कि इनकी कभी कभी दिशा पूछ लेता है कि रेगिस्तान किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? तो दिशा, और दिशा पूछता है तो आपकी कौन सी है? दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। किधर? उत्तर पूर्व की ओर, ठीक। तो ये इसकी दिशा है। कैसे? जैसे मैं बात करूं आपसे, ये रेगिस्तान है, ये अरावली है, तो ये दक्षिण, ये तो पश्चिम हो गया और ये दक्षिण, ठीक है। तो उत्तर और पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा है, यानी कि इसकी दिशा इधर की ओर बढ़ रहा है। जब हम ढाल की बात करते हैं तो वो इधर देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसको लिख लें आप पहले, फिर उसके बाद में रिवाइज करते हैं पूरी को, ठीक। बिल्कुल। आज हमारा ये आपका अर्धशुष्क वाला था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में कल अरावली से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। लिख लिया? चलिए तो आ जाइए पुनः आप। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा वैसे ही समझ लें, फिर उसके बाद में सब चीज़ों को समझाएंगे। आज हमने क्या पढ़ा था? आज हमने पढ़ा था अर्धशुष्क मरुस्थल, और अध्ययन की दृष्टि से कितने पार्टों में बांटा? 4। कौन से? घग्गर बैसिन, शेखावाटी, घग्गर बैसिन, शेखावाटी अंतःप्रवाह, नागौर उच्च भूमि और लूणी बैसिन। जब हम बात करते हैं किसके? घग्गर बैसिन में, तो घग्गर बैसिन में गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? नाली और पाटके। नाली क्या है? भेड़ की नस्ल भी है, वेरी गुड। और इसका जब पाकिस्तान के अंदर चली जाती है किस नाम से जाना जाता है? तो इसको
आगरा के नाम से जाना जाता है। और बाढ़ आ जाएगी तो कहाँ तक चली जाएगी, तो ये फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, ठीक है ना। इसके बाद में हमने बात की थी किसको लेकर के, शेखावाटी अंतःप्रवाह। जो शेखावाटी में अंतःप्रवाह है या जो सीकर चुरु झुंझुनू के अंदर हमें देखने को मिलता है कांतली नदी का अब्बा क्षेत्र, उसे ही शेखावाटी अंतःप्रवाह कहा जाता है। एक और चीज़ नहीं लिख भाई मैंने, तोरावाटी। तो जो कांतली नदी का अब्बा क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है आपके, तोरावाटी, ठीक है ना। ये तवर वंशों की पहले राजधानियाँ वगैरह हुआ करती थी। यह स्ट्रीम पढ़ना। सर होते हैं अस्थायी पानी के तालाब, बीड़ एक घास पाई जाती है, और जोड़े कच्चे तालाब के कुएं। फिर नागौर उच्च भूमि की बात की थी। नागौर उच्च भूमि में क्या याद रखनी है, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी अजमेर से नागौर के मध्य स्थित है, ठीक है। और इसमें फ्लोरेसिस या फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, इससे फ्लोरेसिस रोग होता है। इसके रोकथाम के लिए 2019 के अंदर सिलोकोसिस नीति चलाई गई थी, ठीक है। इसके बाद में हमने बात की थी लूणी बेसिन को लेकर के, इसे गौड़वार बेसिन भी कहा जाता है। इसका अब्बा क्षेत्र नागौर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर के अंदर देखने को मिलता है। आप वहीं आपका जालौर में इसको रेलिया नाला कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की बात की थी तो उसमें देखा था हमने सबसे पहले लाटी सीरेज जो भूगर्भिक जलपट्टी है, घोड़ावन की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है, सेवन घास यहीं पर देखने को मिलता है। चांदन नलकूप जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। पोखरण से मोहनगढ़ 60 किलोमीटर के बीच प्राचीन सरस्वती का अवशेष मानी जाती है। और सेकंड कहाँ खोजी जा रही है, बायदू से आपके सांचौर के मध्य। पलाया खड़ीन क्या होती है, अस्थायी पानी की झीलें होती हैं। खड़ीन कृषि के बारे में बात की थी। खड़ीन कृषि क्या है, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली कृषि को खड़ीन कृषि कहा जाता है। जैसलमेर बाड़मेर में की जाती है। रानिया टाट दलदली भूमि या लवणता युक्त भूमि को क्या कह देते हैं हम, रानिया टाट, बिल्कुल है, उपजाऊ भी होती है वो। फिर बात की थी आकलवुड फॉसिल पार्क की, जीवाश्म उद्यान है, जैसलमेर के अंदर देखने को मिलते हैं। लकड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य हैं जो पाषाण रूप में है, जुरासिक काल के हैं, जिनका समय कितना बनाया जाता है, तो 18 करोड़ वर्ष पूर्व। फिर की थी बाप बॉर्डर, बाप के अंदर देखने को मिलते हैं, बाप बालोतरा में है वर्तमान के अंदर, ठीक है ना। या पर्वोकार्मी फेरस के जो कंकड़ पत्थर की चट्टानें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। और जिनका समय है हमारा 25 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व का। नकली स्थान, जहाँ मरुस्थल में पानी के चारों ओर क्या हो जाते हैं, हरियाली विकसित हो जाती है, उसे नकली स्थान कह देते हैं। फिर आगे बात करूं, पीवड़ा। पीवड़ा एक सर्प की प्रजाति है, इसका रंग पीला होता है और ये जहरीला सांप है और जैसलमेर के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर बात की थी धौरे, तो लहरदार बालू का स्तूप को क्या कह देते हैं, धौरे। दरियन क्या होते हैं, तो आपके गतिशील बालू का स्तूप होते हैं और धौरे दरियन जैसलमेर में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, ठीक है। रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का आगे बढ़ना ही क्या है, रेगिस्तान का मार्च कहला जाता है। इनकी दिशा पूछता है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी दिशा रहती है, ठीक है। और इनके अंदर सर्वाधिक कोई योगदान देता है तो वो कौन से हैं, तो वो आपके लहरदार बालू का भरखान बालू का स्तूप है, ठीक है ना। तो ये आज हमारे भौतिक प्रदेश जो मरुस्थल था उसको कंप्लीट कर लिया। कल हम अरावली के साथ में मिलेंगे, तब तक ठीक है। मैं इनको बोल रहा हूँ ऑनलाइन वालों को, तुम्हें तो क्या ही बोलूँगा, तुम्हें तो अभी बाद में बोलूँगा इस क्लास के बाद, ठीक है। तो ठीक है, जय हिंद जय भारत आप सभी के लिए और तुम्हारे लिए भी, ठीक है ना। तो कल जल्दी आ जाना, तुम जल्दी क्लास रखेंगे ना, हाँ ठीक है।